नमस्कार आप सभी को स्वागत है चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में अभी हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है, जिसमें हमने लाइफ प्रोसेसेस में पहला डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है ना। और आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे रेस्पिरेशन, जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सो फर्स्टली वी हैव रेस्पिरेशन। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? सी जो भी हमने खाना खाया है दैट इज कॉल्ड फूड। फूड से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सी देयर विल बी अ केमिकल रिएक्शन, दैट विल बी बायोकेमिकल रिएक्शन इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक बायोकेमिकल रिएक्शन होगी, मतलब जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एनर्जी बनाएगा। अब हो सकता है ऑक्सीजन के साथ करे, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी करे, कैसे भी करे, बट इट विल फॉर्म अ एनर्जी। So, what is respiration? The process of releasing energy from the food is called respiration. ठीक है, खाने से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? टेकिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लेना, ठीक, इनटू द सेल, सेल्स में, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी, और इसे हम यूज करेंगे एनर्जी बनाने में, ठीक, बाय बर्निंग फूड, देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। बाद में हम क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द बॉडी। सी, जो हमने खाना खाया है, खाए हुए खाने को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा के उससे हम बना लेंगे एनर्जी, और जो वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है, वो वेस्ट हो गया फिलहाल हमारी बॉडी का, उसको हम बॉडी के बाहर निकाल देंगे। ठीक, ये दिया हुआ है। फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाता है। ठीक, देखिए कैसे। फूड में हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6। ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन गैस के साथ, गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट होती है एटीपी, है ना। सो 6 यहाँ लगा दिया, और ये एटीपी क्या है? एनर्जी है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। एटीपी क्या है बेटा? एनर्जी है। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है? यहाँ अगर ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी एनर्जी है। एटीपी एनर्जी है, एनर्जी का करेंसी एक प्रकार का। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज है। ठीक है, बाकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर सभी को पता होता है। सो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 6 ले लेते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन। सो खाने से एनर्जी बनाने के प्रोसेस को, ठीक है, हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? ठीक है, अब व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन? सी द थिंग इज, ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। सी, जस्ट टू इनहेल, सांस को अंदर लेना, लंग्स तक पहुंचाना। जो भी हम सांस ले रहे हैं वो लंग्स तक पहुंचती है, और लंग से जो भी एयर है उसको बाहर कर देना। ठीक, दिस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। वेयरएज रेस्पिरेशन इज बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? सी, व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं। वेयरएज जो रेस्पिरेशन है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो हमारे पास रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन बॉडी के हर एक सेल में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है, ये वाला पार्ट रेस्पिरेशन का है। सी, मैं थोड़ा सा काट दे रहा हूँ उसको। ये वाला पार्ट रेस्पिरेशन का है, ये ब्रीथ, सॉरी 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 सॉरी, सही था सही था, ये ब्रीदिंग का पार्ट है। ये काट के मैं यहाँ रेस्पिरेशन लिख देता हूँ। रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन देख लीजिएगा। सो ये ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक, जो ब्रीदिंग है वो सिर्फ लंग्स में होती है। तो कहाँ टेक प्लेस करता है बेटा? लंग्स में। ठीक है, और जो रेस्पिरेशन है वो पूरी बॉडी के हर एक सेल में होता है। इट टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ बॉडी, बॉडी के पूरे सेल्स में, हर जगह पे रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, क्योंकि वो हर एक सेल में एनर्जी बनाता है। ठीक, चलिए देखिए, एक चीज और है, दैट ब्रीदिंग जो है ना वो इनहेल और एक्सहेल है। इनहेल है मतलब हवा को लेना है, इनहेल करना है, एंड एक्सहेल करना है। ठीक है, वेयरएज जो रेस्पिरेशन है उसमें फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है, एनर्जी बनती है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस होता है। ठीक,
चौथा पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए रेस्पिरेशन के लिए ब्रीदिंग बहुत जरूरी है, लेकिन ब्रीदिंग के लिए रेस्पिरेशन जरूरी नहीं है। बहुत मार्जिनलाइज बात है, समझिए इसको। सी, अगर आप ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचेगा, लंग्स से फिर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाएगा, लंग्स में जाके लंग्स एक प्रकार मतलब वहां पे कैपिलरी होती है, दैट वहां से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आ जाता है और ऑक्सीजन अंदर चला जाता है। सो वो एक काम कर रहा है एज अ कैपिलरी, सो वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। ठीक, हमारे पास जब तक हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में आएगा नहीं, और जब तक ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं आएगा इट विल नॉट इनटू द ब्लड, वो ब्लड में नहीं होगा, ब्लड में नहीं होगा तो वो आगे चल के रेस्पिरेशन करा नहीं पाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। सो जो रेस्पिरेशन है वो ब्रीदिंग पे डिपेंडेंट है ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन कहां से आएगा, ठीक है, वो हम ब्रीदिंग से लेते हैं। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ना वो ब्रीदिंग पे डिपेंडेंट है, लेकिन ब्रीदिंग रेस्पिरेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका कोई लेना देना नहीं है रेस्पिरेशन से। सो जो रेस्पिरेशन है इट डिपेंड्स ऑन ब्रीदिंग, इट डिपेंड्स ऑन ब्रीदिंग। और जो हमारे पास ब्रीदिंग है उस दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पिरेशन। मेरे ख्याल में पॉइंट समझ में आ गया होगा, जितने भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताए। आगे बढ़ते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने अभी आपको इसके पहले ही बता दिया था, जो भी रेस्पिरेशन के टाइम पे एनर्जी बनती है वो एटीपी के मॉलिक्यूल में स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में। एटीपी क्या है? एटीपी इज अ सब्सटेंस कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एक प्रकार का सब्सटेंस है जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एनर्जी स्टोर इन एटीपी इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल फॉर द वेरियस पर्पस लाइक कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल। मतलब देखिए, सी द थिंग इज, जो भी हमारे पास एटीपी एनर्जी है, पूरे दिन भर में जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो एटीपी का मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेकआउट होता है। मतलब जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जब भी एनर्जी की जरूरत होती है उस समय एटीपी का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है, एडीपी प्लस फॉस्फेट टूट के अलग हो जाता है। इस कंडीशन में एनर्जी हमारी बॉडी को मिल जाती है। ठीक है, चलिए, तो एटीपी टूट के एडीपी, मतलब एटीपी एक एडिनोसिन में 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं एटीपी। और जैसे ही एक फॉस्फेट टूट के अलग हो जाता है, जैसे ही एक फॉस्फेट माइनस होता है तो ये बनाएगा एडिनोसिन, और इसके साथ 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहेंगे, बस दैट इज इट। ठीक, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो एक फॉस्फेट जैसे निकला तो एनर्जी मिल जाएगी हमें। ठीक है, जैसे एटीपी के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं, उसमें से एक टूट गया, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, दूसरा टूटा, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, तीसरा टूटा, थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, ऐसे चलता रहता है। तो वो एनर्जी हम किस चीज में लाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो इसमें मुझे मेरी एनर्जी लग रही है, मैं कहीं खड़ा होकर पढ़ाऊंगा तो वहां मेरे मतलब पैर को और मेरी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, और वहां पे जो भी फंक्शन मैं कर रहा हूँ, हाथ चला रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, मेरा ब्रेन फंक्शन कर रहा है, इन सभी के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, अब जब मैं सो जाऊंगा तो भी एनर्जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि मेरा ब्लड परमानेंटली फिल्टर हो रहा है मेरी बॉडी में। कौन कर रहा है? किडनी। मेरा ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहा है। कौन करा रहा है? हार्ट करा रहा है, उसको पंप कर रहा है। सो बहुत सारे ऐसे एक्टिव, ब्रेन मेरा कंटिन्यूसली चल रहा है। सो ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। वो सब कौन करता है? एटीपी के मॉलिक्यूल्स हमें एनर्जी देते हैं ये सारे काम करने के लिए। ठीक, contraction of muscle, conduction of nerve impulse, synthesis of protein and many other activity related to the functioning of the cell। उस बॉडी को चलाने के लिए जो भी लगता है वो सब देता है वो। ठीक है, चलिए आगे। रेस्पिरेशन 2 प्रकार के होते हैं। रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक, पहला होता है एरोबिक एंड एक होता है एनएरोबिक। मतलब रेस्पिरेशन का अगर कोई क्लासिफिकेशन करे तो वो 2 टाइप का है। पहला होता है एरोबिक एंड दूसरा होता है एनएरोबिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोबिक? जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, जब भी रेस्पिरेशन किसकी प्रेजेंस में हो? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो उसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड एनर्जी बना ले, सीधी सी बात है, फूड एनर्जी बनाना है फूड से, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहे, फूड एनर्जी बना ले, हो गया काम हमारा। द रेस्पिरेशन विच यूज ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, चलिए
जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये बहुत थोड़ा टिपिकल है ना, थोड़ा समझ के चलिएगा, मैं इसको थोड़ा अलग से भी लिखवाऊंगा, देखता हूँ एक स्लाइड मेरे पास खाली है या नहीं है। शायद स्लाइड तो खाली नहीं है, बट आई विल ट्राई। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो रेस्पिरेशन जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो पहले कन्वर्ट होता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में दो मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस कहाँ होती है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है। व्हाट इज अ साइटोप्लाज्मा? साइटोप्लाज्मा इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, साइटोप्लाज्मा में होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है ये। ठीक है, चलिए तो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट होता है? फर्स्टली पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये प्रोसेस हर जगह कॉमन है, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। ठीक है, सो ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ होता है वो? साइटोप्लाज्मा में। ग्लूकोज से पायरुवेट बना, साइटोप्लाज्मा में बन गया, क्या बोलते हैं उसको? उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो पायरुवेट बन गया है, पायरुवेट। दिस पायरुवेट, अब इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन गैस से कराएंगे। इस पायरुवेट का रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा? ऑक्सीजन गैस से कराएंगे। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? मैं लिख दूं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिख सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो हमारा रिएक्शन है टेक प्लेस करता है। तो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें कन्वर्ट होता है? इट गेट कन्वर्टेड इनटू 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 38 एटीपी ऑफ एनर्जी। इसमें कन्वर्ट होता है, पायरुवेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब साइकिल। ठीक है, सो पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है, सिंपली कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी एनर्जी। कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। दैट्स व्हाई हम कहते थे माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस करती है, जहां पे 38 एटीपी एनर्जी बनता है। किससे बनता है? पायरुवेट से बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? सी, जब भी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो, ठीक है, बट वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, या तो ऑक्सीजन टोटली एब्सेंट हो, या तो ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, या ऑक्सीजन बिल्कुल ही प्रेजेंट ना हो। ठीक है, अब ये कहाँ होता है देख लेते हैं एक मिनट। रेस्पिरेशन इन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। जहां पे ऑक्सीजन रहे लेकिन वहां पे प्रेजेंस नहीं रहे ऑक्सीजन की। ठीक है, रेस्पिरेशन हो लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ रेस्पिरेशन विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। कहां पे टेक प्लेस करता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। एक यीस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहां पे होता है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड कहां पे होता है? और हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, दो जगह पे होता है, एक तो ईस्ट में हो रहा है, वो भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कहां होता है? एक हमारे मसल सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, चलिए देखिए, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, ये तो कंफर्मेशन वाली बात है, ये तो होगा ही होगा, कुछ हो चाहे ना हो, ग्लूकोज से पायरुवेट तो बनेगा ही। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी पहले भी बताया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। कहां होता है बेटा? ये साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक है, अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता या ऑक्सीजन लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, उस कंडीशन में क्या होता है? ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस, चलिए मेरे शायद मेरी वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको फिर से यहां से बना के दे देता हूं। ठीक है, एक मिनट। जो पायरुवेट है, पायरुवेट जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, किससे रिएक्शन करता है? यीस्ट में, YEAST, यीस्ट के अंदर रिएक्शन करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन,
इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस इन विच एल्कोहल गेट फॉर्म, जिसमें क्या बन जाता है, एल्कोहल बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, फर्मेंटेशन, तो फर्मेंटेशन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, यीस्ट में हो रहा है। तो बनता क्या है, सेम चीज, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये तो बनना ही है, कार्बन डाइऑक्साइड हर बार बनना है, ठीक है। साथ में क्या बनता है, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। ये इथेनॉल के इथेनॉल बनता है और बनाता क्या है बेटा, 2 ATP की एनर्जी, 2 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरोबिक वाले में 38 बन रहे हैं, 38 मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी है, बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं, बहुत ज्यादा एनर्जी, दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ 2 ATP की एनर्जी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। देख रहे हैं ऑक्सीजन का कितना बड़ा गेम है, कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो बहुत एनर्जी बन गई, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो एनर्जी ही नहीं बन रही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन मैंने बताया था, मसल सेल्स में भी होता है, ठीक है, सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में पायरुवेट बनेगा। अब ये पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, फिर से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे होता है बेटा, ये मसल सेल में, मसल के अंदर होता है, ठीक है, मसल में होता है ये। और ये क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बनाता है। लैक्टिक एसिड के साथ क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और 2 ATP की एनर्जी बना लेता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस मसल सेल में होता है। सी द थिंग इज, जब भी हम बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, जब मैराथन होती है, जो रनर्स हैं वो दौड़ते हैं, जो एथलीट हैं वो दौड़ते हैं, तो होता क्या है उनके साथ, वो ना कंटिन्यूसली दौड़ रहे हैं तो मसल क्रैम्प आ जाता है। क्यों आता है मसल क्रैम्प? सी जब भी हम दौड़ते हैं ना तो हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन कम जाता है बॉडी के अंदर। जब ऑक्सीजन कम जाता है तो मसल सेल्स तक ऑक्सीजन भी कम पहुंचता है। अब धीरे धीरे जब ऑक्सीजन कम होता है तो यहाँ पे आ जाता है, देखिए ना, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। जब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है, सो ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और साइटोप्लाज्मा के अंदर आ जाएगा वो। अब पायरुवेट से आपको क्या बनाना था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 ATP की एनर्जी, बट हम तो दौड़ रहे हैं। जब दौड़ेंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मैंने भी बताया, ब्रीदिंग शॉर्ट हो जाती है, तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगा। जब ऑक्सीजन कम पहुंचेगा तो मसल सेल्स के अंदर क्या बनने लग जाएगा, मसल सेल के अंदर लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा। वो लैक्टिक एसिड के कारण, मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनने के कारण वहां पे क्रैम्प आने लग जाता है और जो भी रनर है वो अच्छे से दौड़ नहीं पाता। सी, तो 2 ही ATP की एनर्जी बन रही है, उससे ज्यादा ATP की एनर्जी तो वो दौड़ के वेस्ट कर दे रहा है, अपना ब्रेन लगा के वेस्ट कर दे रहा है, कैसे दौड़ना है, कितना एफर्ट लगाना है, ठीक, मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, तो हम रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट से चालू कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द प्लांट पार्ट लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, ये सभी रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं इंडिविजुअली, ठीक है, सबका अपना अपना रेस्पिरेशन चलता रहता है। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्लांट देयर इज अ लिटिल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द प्लांट। गैसेस को ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास अलग अलग वहां पे होल्स होते हैं, अलग अलग स्पोर्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, जिसके कारण हम गैसेस ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट के अंदर। ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली ट्रांसपोर्ट लॉन्ग ओवर डिस्टेंस इन द एनिमल। सी, एनिमल्स के अंदर जो गैसेस है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है और वो बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे सांस लेते हैं तो लंग्स में गैस जाती है, ये जैसे लंग्स में गैस जाती है तो ये ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, फिर वो पूरी बॉडी में ट्रेवल हो जाती है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, प्लांट्स के अंदर वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते हैं कि एक बार जहां से ऑक्सीजन घुसा तो हर जगह चला गया। मान लीजिए स्टेम से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है तो पूरी बॉडी में चला गया, लीफ में भी चला गया, रूट में भी चला गया, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाते। दैट्स व्हाई इनके पास हर एक पार्ट के लिए, जैसे स्टेम के लिए रेस्पिरेशन के लिए अलग चीजें हैं, रूट के लिए रेस्पिरेशन के लिए अलग चीजें हैं, लीव के रेस्पिरेशन के लिए अलग चीजें हैं। सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट वी हैव डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स फॉर द रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर्स एट वेरी स्लो, प्लांट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो बहुत स्लो होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन रूट, रेस्पिरेशन इन स्टेम एंड रेस्पिरेशन इन लीफ, तीनों अलग अलग होते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे रेस्पिरेशन इन रूट, रूट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, ठीक है। रूट में छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं और रूट के हेयर्स भी होते हैं, वहां से वो एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस कर लेते हैं। स्टेम के अंदर लेंटिकल्स होते हैं, जो लेंटिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे से होल्स होते हैं जो ऑक्सीजन गैस को इनसाइड टेक प्लेस करने देते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस वहां से अंदर चला जाता है
ऑक्सीजन गैस जैसे ही अंदर जाएगा वहां पे भी बहुत सारा ग्लूकोज और स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो रिएक्शन करके वहां पे वो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना लेते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन इन लीफ, स्टोमेटा रहता है वहां पे, क्लोजनिंग और ओपनिंग होती है। जैसे स्टोमेटा ओपन होता है ढेर सारा ऑक्सीजन गैस अंदर जाता है। ये एट नाइट की बात है ना, फोटोसिंथेसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होता है, रात में रेस्पिरेशन करते हैं वो लोग भी। जो खाना बना लिया है उससे एनर्जी भी तो बनानी है, इसीलिए कहते हैं रात में पेड़ के पास नहीं जाते, क्योंकि वो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो जो भी ऑक्सीजन गैस है वो अंदर जाएगी, फूड के साथ रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करने के बाद वो ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है, वो रिलीज हो जाता है वहां से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा, पैरामेशियम, प्लेनेरिया ऑल ब्रीथ थ्रू देयर सेल मेम्ब्रेन। ये हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपके इसमें, तो छोटा सा ही टॉपिक है, ज्यादा बड़ा है नहीं। अमीबा, पैरामेशियम, प्लेनेरिया, ये तीनों के तीनों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये ब्रीथ करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल है, उसी से सब कुछ करना है। तो कैसे करेंगे? जो उनका सेल मेम्ब्रेन का लेयर है उसी से वो ब्रीथ कर लेते हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म किससे ब्रीथ करता है? अपनी मॉइस्ट स्किन से। जो अर्थवर्म की स्किन होती है, स्किन से ही वो ऑक्सीजन का एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस कराता है। फिश, पॉन्स एंड म्यूसल्स, ये जितने भी हैं इनके पास एक गिल नाम का चीज होता है ना, उसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। सेम व्हेल्स के अंदर या मैमल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है, उनके पास अलग से लंग्स होता है, वो लंग्स से ही करते हैं। लेकिन जो फिशेस होती हैं, छोटी फिशेस होती हैं, उनके पास गिल्स होता है, वो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ठीक, चलिए, मतलब खाना जो खाया है हमने उससे एनर्जी बनाते हैं। रेस्पायर का मेरे ख्याल में मतलब समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन कैसे टेक प्लेस करता है? ठीक, सी यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है। सबसे पहले जो गैस है वो नोज से अंदर जाएगी, नोज, नाक से अंदर जाएगी। नाक से अंदर जाने के बाद उसके बाद आता है नेसल पैसेज। व्हाट इज अ नेसल पैसेज? दिस थिंग इज अ नेसल पैसेज। सी, दिस इज नोज, आउटर मोस्ट पार्ट, दिस इज नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल हमारे नथने, और इसके बाद जो गैस है वो अंदर जाएगी, दैट इज कॉल्ड नेसल पैसेज। ये जो पैसेज है इसको नेसल पैसेज कहते हैं, जो गैस को अंदर लेके जाता है। जहां पे माउथ का एरिया और जहां पे नोज का एरिया आके जुड़ता है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमारे पास एक चीज है, दैट इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। व्हाट इज एपिग्लॉटिस? एपिग्लॉटिस इज अ काइंड ऑफ फ्लैप। जब हम खाना खाते हैं तो वो फूड पाइप को मतलब फूड पाइप में ही खाने को जाने देता है, विंड पाइप में जाने को नहीं देता। व्हाट इज द फूड पाइप? इसोफेगस इज कॉल्ड फूड पाइप। सो ये जो ये वाला पार्ट है ना बेटा, ये फूड पाइप है। जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप है। तो सांस फूड पाइप में नहीं जाएगी, सांस विंड पाइप में जाएगी। विंड पाइप में कैसे जाएगी? ये एरिया है विंड पाइप में जाने के लिए। ये देख रहे हैं यहाँ से जो एरिया, ये जो मैंने बोल्ड किया हुआ है अभी, ये माउथ है, ये नेसल पैसेज है, नोस्ट्रल से जो एरिया आ रहा है ये नीचे नहीं जाएगा, मिटा दे रहा हूँ मैं नीचे वाला, देख लीजिए। ये एयर यहाँ से इनसाइड में जा रहा है, इनसाइड जाके ये एयर पैसेज यहाँ से लंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है, ये मैंने एरिया बना दिया, आप देख लीजिए एक बार, यहाँ से लंग्स के अंदर चला जाएगा। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। यहाँ पे जो हमारे आवाज निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है, इस वाइब्रेशन के कारण साउंड निकलता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स से हवा जो है ना वो अंदर चली जाएगी, और वो होती है ट्रैकिया। व्हाट इज अ ट्रैकिया? सी, ट्रैकिया इज अ मेड अप ऑफ हार्ड कार्टिलेजेस। एक सर्कुलर, सॉरी, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, बहुत हार्ड सा होता है। सी, अगर वो पतला होगा तो क्या होगा? पतला होगा ना, तो जैसे अभी आप कोकोनट वाटर का भी पीजिए, नारियल का पानी का भी पीजिए, अगर वो पाइप बहुत ज्यादा पतला है ना तो वो पाइप चिपक जाता है, कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे रिंग ऑफ कार्टिलेज है, देखिए यहाँ पे गोल गोल बना हुआ ना, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज है। ठीक है, अब ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है? सी, दिस रिंग ऑफ कार्टिलेज ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो ये हार्ड होने के कारण ना, जैसे आप सांस छोड़ेंगे या सांस लेंगे तो ये कोलैप्स नहीं करेगा, चिपकेगा नहीं। नारियल पानी का जो पाइप है ना, कई गंदी क्वालिटी का पाइप दे देता है, सो जब आप पानी पीते हैं ना उसमें से, तो वो एकदम चिपक जाता है। तो चिपकने के कारण वो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि वो कोलैप्स कर जा रहा है, पानी आता नहीं उसमें से, ऐसे तो फिर वो चोक हो जाएगा। सो दैट्स वाई जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत हार्ड है, कि ताकि वो कोलैप्स ना करे, कोई ज्यादा सांस कोई कम सांस ले तो कभी कोलैप्स ना करे। ठीक है, चलिए आगे चल के, ये जो हमारे पास रिंग ऑफ कार्टिलेज और जो ट्रैकिया है, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रोंकस। ये दो पार्ट में बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास दो लंग्स है ना, एक राइट में एक लेफ्ट में। सो जो पाइप है वो दोनों साइड में एयर को पहुंचाएगा, सो ब्रोंकस कहते हैं उसे। उस पाइप को हम क्या कहते हैं बेटा? ब्रोंकस कहते हैं। सी, दिस इज द ब्रोंकस, ये ब्रोंकस है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रोंकस के बाद हवा ना और अंदर को जाती है। सी,
एयर, मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ। सी एयर ना और अंदर को जाती है, ये यहाँ पे एयर ऐसे जा रही है नीचे है ना, ये अलग अलग जगह पे जा रही है, ये अलग अलग पार्ट्स में जा रही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी, इस साइड में भी अलग अलग पार्ट्स में ऐसे हवा पूरे में फैल जाती है, ठीक है। ये हवा पूरे में ऐसे करके फैल जाती है, ठीक। इसको हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? ब्रोंक्यूल्स। व्हाट आर द ब्रोंक्यूल्स? जो लंग्स के अंदर एक रूट जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, जो वेरियस पार्ट के लंग्स में गैस को पहुंचाने की ताकत रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। ब्रोंक्यूल के बाद एट द एंड देयर इज अ एयर सैक, ठीक है। एयर सैक में जो भी हमें गैसेस है, गैसेस वहां पे फिल्टर होने लग जाती हैं, सही। धीरे धीरे लेयर होता है। देखिए आपको जो नोज है ना, नोज में हमारे पास हेयर फॉलिकल्स होता है। सो वो हेयर फॉलिकल्स क्या करते हैं? हेयर फॉलिकल जितने भी डस्ट को बचा सकते हैं उतने डस्ट को बचाते हैं। हमारे पास वैक्स होता है, वैक्स के साथ वो डस्ट मिलती है और वो निकल जाती है, निकाल सकते हैं उसको। फिर आगे वो हवा जाती है, ठीक है। बीच में विलीज आती हैं। विलीज क्या करती हैं? जैसे मान लीजिए कोई डस्ट पार्टिकल यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो वो अंदर चला जाएगा, तो वो डस्ट पार्टिकल जैसे ही हम उसको सूंघेंगे तो हमें खांसी आने लगती है। देखते हैं आप, और कई लोग हैं जो डस्ट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे डस्ट आई थोड़ा सा उनको एलर्जी हो जाता है। सो उनकी विलीज बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो वहां पे विलीज उनको भगाने का काम करती है कि यहाँ पे डस्ट आ गया। बहुत ज्यादा फॉग होता है कहीं, बहुत ज्यादा धुआं होता है कहीं, तो वहां पे भी ये कंडीशन होती है चीजों के साथ कि लोगों को खांसी आनी चालू हो जाती है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे जो हमारे पास ब्रोंक्यूल्स हैं और जो एयर सैक है, ये एयर सैक यहाँ पे एयर को फिल्टर करने का काम करती है। इट जस्ट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को रख लेती है, बाकी जितनी भी गैसेस आई हैं वो सारी गैसेस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर एक्सहेल कर देती है। मतलब जो हम इनहेल कर रहे हैं उसमें से जितना ऑक्सीजन होगा वो हमारी बॉडी रख लेगी, हमारा लंग्स रख लेगा, हमारे जो सैक्स हैं, एयर सैक हैं और जो ब्रोंक्यूल्स है वो रख लेंगे, बाकी सारी गैसेस को फिल्टर करके बाहर कर देंगे। सी जितने पॉल्यूटेड जगह में रहेंगे, जितनी पॉल्यूटेड गैस आप इनहेल करेंगे, उतना ज्यादा लंग्स के डिसऑर्डर बढ़ते हैं। जैसे अस्थमा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो गया आजकल एयर में, दैट्स व्हाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ ब्रीदिंग, एक इंसान 1 मिनट में ऑन एन एवरेज, लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 18 टाइम इनहेल कर लेता है और एक्सहेल कर देता है, ब्रीदिंग कर लेता है। रैपिड ब्रीदिंग सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द सेल, प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द फिजिकल एक्सरसाइज। जब ये फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग शॉर्ट होती है, लेकिन उस समय में अगर आप ज्यादा ब्रीद करेंगे तो आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज्यादा एनर्जी मिलेगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन होगा, ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर होगा तो ज्यादा रेस्पायर करेंगे आप। रेस्पिरेशन जब ज्यादा होगा तो ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी आपको, इसलिए। ऑक्सीजन कैरी बाय द हेमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन है ब्लड में हेमोग्लोबिन के द्वारा ले जाया जाता है। सी, लंग्स में ब्लड आता है, ऊपर से एयर सैक्स हैं, ठीक है। एयर सैक क्या करते हैं? ऑक्सीजन दे देते हैं ब्लड में। सी सी द थिंग इज, ये जो लंग्स है, लंग्स के पास ऐसे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसे ब्लड आता है पूरे में, है ना। मैंने थोड़ा, मैं बता रहा हूँ मैं आपको। ये लंग्स में ऐसे मान लीजिए ब्लड आ गया, तो ब्लड ऐसे रेड कलर का है। सो ये जो एयर सैक्स हैं, एयर सैक क्या करते हैं? यहाँ से अपने ऑक्सीजन को दे देते हैं ब्लड में। जो भी ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहाँ देते हैं बेटा? ब्लड में दे देते हैं। ऐसे ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, ब्लड में चला जाएगा, सारा ऑक्सीजन ये ब्लड वाला रख लेगा, ब्लड जो है वो सारा ऑक्सीजन रख लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कैरी बाय द हेमोग्लोबिन प्रेजेंट इन आवर ब्लड, वो जो ब्लड में होता है उसको कैरी कर लेता है। डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन, मान लीजिए डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन हो गया, बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन कम हो गया, हमें एनीमिया हो गया है, ठीक है। मतलब ब्लड में जब भी हेमोग्लोबिन कम होता है उसको हम एनीमिया कहते हैं। सो डेफिशिएंसी ऑफ हेमोग्लोबिन, तो अगर मान लीजिए किसी इंसान के बॉडी में अगर हेमोग्लोबिन कम हो गया है तो उसे वीकनेस लगेगी। क्यों लगेगी वीकनेस? क्योंकि हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करके चलता है। अरे हेमोग्लोबिन ऐसे ऑक्सीजन को पकड़ता है, बोलता है चल मेरे साथ, पूरे ब्लड ब्लड में हेमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ेगा, वो ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ेगा तो पूरी बॉडी में हर जगह ऑक्सीजन फैला देगा वो। सो हेमोग्लोबिन के कारण हो रहा है ना ये, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। अगर हेमोग्लोबिन ही कम हो गया तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा। जब ऑक्सीजन अगर कम जाएगा, सो जो पर्सन है उसकी उसको तो हमेशा ना थकान से लगेगा, लेकिन लैक ऑफ एनर्जी, टायर्डनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगी उसको। द पर्सन ऑफ द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिजल्टिंग इन, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, टायर्डनेस होगी, लैक ऑफ एनर्जी होगी, ये सब वहां पे होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एक नया टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन देखिए, बॉडी में जो भी हमने खाना खाया है उस खाने को ना पूरी बॉडी में हमें फैलाना है, उसका न्यूट्रिशन पूरी बॉडी में फैलाना है। वहां से कोई वेस्टेज भी अगर हमें लेके आना है तो हम लेके आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तो ब्लड क्या करता है? ब्लड एक फ्लूइड है,
ब्लड इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, छोटी छोटी चीजें को ट्रांसपोर्ट करता है, छोटी छोटी चीजों को लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, पूरे बॉडी को देता है, फिर जब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, सेल में रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन दिया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन किए, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके भी तो आएगा, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड करता है। ब्लड बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो बहुत सारे काम है ब्लड के, ठीक है। अब ब्लड बनता कैसे है? सी, ब्लड इज अ रेड कलर फ्लूइड, ब्लड एक रेड कलर का फ्लूइड है। अब ब्लड रेड कलर का क्यों है? क्योंकि ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पाया जाता है, ब्लड कंटेन्स हेमोग्लोबिन। सी, ब्लड कंटेन्स हेमोग्लोबिन, hemoglobin. Hem means iron, HEAM, hem. Hem refers to iron, hem refers to iron, ठीक है। ड्यू टू दिस आयरन रेड इज ब्लड इज रेड, ठीक है। ड्यू टू दिस आयरन, प्रेजेंस ऑफ आयरन, जो हमारा ब्लड होता है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है। तो जो हमारा ब्लड है वो रेड कलर का क्यों? क्योंकि उसके अंदर हेमोग्लोबिन होता है, हेम रिफर्स टू आयरन, जिसके कारण एक ब्लड रेड होता है। ग्लोबिन, ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, BIN है ना, ग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन। सी, ब्लड के मेन कंपोनेंट क्या है? ब्लड किससे मिलके बना है? ठीक है, सी, ब्लड के अंदर बेसिकली प्लाज्मा है ना। प्लाज्मा एक फ्लूइड है, थोड़ा सा हल्का सा येलोइश है, कभी कभी कलरलेस भी होता है। सो प्लाज्मा एक लिक्विड है, उस लिक्विड के अंदर RBC मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, WBC है, उसके अंदर व्हाइट ब्लड कार्पल्स है, और उसके अंदर ब्लड प्लेटलेट्स हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए, सो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा एक लिक्विड है विच कैरी द सब्सटेंसेज इनटू द ब्लड, ब्लड के अंदर सब्सटेंसेज को कैरी करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉडी का कोई भी वेस्ट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन सॉरी यूरिया हो गया, एनी हार्मोन हो गया, हार्मोन को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ये सब क्या करता है? प्लाज्मा अपने अंदर रख लेता है, ठीक है। अच्छी चीजें भी रखता है, जो फूड एक जगह से दूसरी जगह भेजना है वो भी कौन कैरी करता है? प्लाज्मा ही कैरी करता है, ठीक है। तो प्लाज्मा एक कैरियर है, मतलब ब्लड के अंदर जो चीजें कैरी कर रहा है, अच्छी चीजें हो चाहे बुरी चीजें हो। यूरिया इज अ बॉडी वेस्ट, टॉक्सिक वेस्ट है, वो भी कौन कैरी करता है? प्लाज्मा कैरी करता है। सो प्लाज्मा क्या कर रहा है? सारी चीजों को कैरी करके चलता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है ना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलिए, रेड ब्लड कार्पल्स, RBC कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल। रेड ब्लड कार्पल्स में भी बताया मैंने आपको, ये पिछली वाली स्लाइड में बनाया, जो ऑक्सीजन है वो हेमोग्लोबिन कैरी करता है, ठीक है। तो वो रेड ब्लड कार्पल्स का ही पार्ट है हेमोग्लोबिन, ठीक है। तो रेड ब्लड कार्पल्स के अंदर हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है और बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा देता है उसको, ठीक है। तो गैसेस कैरी करने का काम करता है मेनली, ठीक है। चलिए, लाइफ स्पेन कितना होता है रेड ब्लड कार्पल्स का? 120 दिन, सिर्फ 120 दिन का ही लाइफ स्पेन है वाइट रेड ब्लड कार्पल्स का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइट ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स क्या है? ये बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म है, सोल्जर्स है हमारी बॉडी के, है ना। कोई भी ऐसे उसको दिखता है ना कि हाँ भाई आज तो लड़ाई होनी है, मतलब इन्फेक्शंस को किल करने का काम करता है, ठीक है। चलिए, व्हाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन आर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीजेज, और हमें बीमारियों से बचा लेता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स, देखिए ब्लड में जब भी प्लेटलेट्स का काउंट ज्यादा होगा ना तो ब्लड गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है हमें। जैसे मान लीजिए कहीं आपको कट हो गया है तो वहां से ना ब्लड निकलेगा, कंटिन्यूअसली ब्लड निकलेगा। अगर ब्लड प्लेटलेट्स का काउंट ज्यादा रहेगा तो खून ना गाढ़ा रहेगा, अगर खून गाढ़ा रहेगा तो वहां पे क्लॉटिंग हो जाएगी, मतलब वहां कुछ दिन बाद पपड़ी जम जाएगी, पपड़ी जमने के बाद वो एरिया बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद वो आपको हील कर देगा। मतलब जो भी आपकी कटिंग्स है उसको कौन हील करता है? उसको हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स ही हील करते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का थक्का जमाने के लिए काम में आता है जब भी हमें कट एंड वुंड आता है, तो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड इन द कट एंड वुंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द ब्लड, ब्लड का काम क्या है, ठीक है। चलिए, ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, डाइजेस्टेड फूड को कैरी करता है, ठीक है, हार्मोन्स को कैरी करता है, ठीक है। जो यूरिया वेस्ट ऑफ द बॉडी है उसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट कर देता है। व्हाइट ब्लड सेल कैरी बैक्टीरिया एंड अदर जर्म्स व्हिच कॉजेज द डिसीजेस, व्हाइट ब्लड कार्पल उनसे डिसीज में लड़ता है, ठीक। Blood regulate the body temperature. This is because blood capillaries help to keep the body temperature at 37 डिग्री सेल्सियस। जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो हेल्प करती हैं बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन करने में। आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। तो ब्लड वेसल्स क्या है? सी,
ऐसे वेसल्स जो ब्लड को पूरी बॉडी में कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड को ले जाने के लिए ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के हमारे पास? सी, ब्लड वेसल्स हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के हैं। दे आर आर्टरी, वीन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। सी, आर्टरीज क्या होती हैं? आर्टरी वो होती हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। और वीन्स क्या होती हैं? वीन्स वो होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। सी, जो आर्टरी है ना, उसका ल्यूमेन वाला पार्ट बहुत छोटा होता है। ल्यूमेन वाला पार्ट मतलब द क्रॉस सेक्शन एरिया इन विच द ब्लड इज फ्लोइंग ना। सो जो ब्लड फ्लो होने का क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो एरिया बहुत छोटा होता है आर्टरीज के अंदर। सी, बहुत इतना सा एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया है। वेयर इन वीन वो एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। आर्टरीज के से बड़ा एरिया हमारे पास वीन्स में होता है, जहां पे ब्लड फ्लो करता है। जो इलास्टिक फाइबर और जो स्मूथ मसल है, वो हमारे पास जो आर्टरीज है उनमें बहुत ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई थिकनेस बढ़ जाती है। मतलब जो आर्टरी का जो आर्टरी वेसल है, उसका जो थिकनेस है, वो थिकनेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल्स है। लेकिन हमारे पास वीन्स के अंदर वही स्मूथ मसल जो और जो इलास्टिक फाइबर है वो कम होता है। दैट्स व्हाई जो ल्यूमेन होता है, जो ल्यूमेन वाला पार्ट होता है, वो वीन्स में ज्यादा होता है और आर्टरी में कम होता है। ठीक है। सो आर्टरी का काम क्या है? आर्टरी का मेन काम ये होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, और जो वीन्स होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। एंड हियर कम्स अ थिंग इज कॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज क्या होती हैं? जहां पे ब्लड वेसल्स आपस में जुड़ जाती हैं, आर्टरी और वीन्स आपस में जुड़ते हैं, और वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। अब कौन सा गैस एक्सचेंज होता है? सी, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है, और लेके किसको जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो लेके चली जाती है। सो आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। मतलब इस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इस ब्लड में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो हमारे पास अगल बगल के सेल्स होते हैं, जो हमारे पास अगल बगल के सेल्स होते हैं, इन सेल्स को वो ऑक्सीजन दे देती है। इन सेल्स को वो ऑक्सीजन क्या कर देती है बेटा? प्रोवाइड कर देती है। क्यों करती है प्रोवाइड? जो भी हमारे पास O2 है, वो O2 इन सेल्स को दे देता है, क्योंकि उनको रेस्पिरेशन का प्रोसेस करना होता है। ठीक है, यहाँ से जो भी इस वेसल्स हैं, ये यहाँ पे जो आर्टरीज हैं, ये सेल को ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड कर देती हैं। अब ऑक्सीजन गैस क्या करती है? ऑक्सीजन गैस जाती है सेल के अंदर और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस करती है। अब इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिलीज होता है। और वो जो CO2 रिलीज होता है, वो अगेन ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो ब्लड चला जाता है वीन्स में। वो ब्लड जो वीन्स में जाता है, वो अगेन हार्ट को दे दिया जाता है बाय द वीन्स के द्वारा। वो जो ब्लड है वो अगेन हार्ट में पहुंचा दिया जाता है। सो वी हैव दिस कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज से आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज से आता है, कैपिलरीज में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद वो फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लेता है, और वो पूरा का पूरा ब्लड हार्ट में अगेन चला जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता क्या है? हार्ट। हार्ट एक हमारे पास ऑर्गन है विच पंप्स द ब्लड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ब्लड को पंप करता है, पंप करने के बाद पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में उसको भेज देता है। सी, होता क्या है? एक कॉमन सा प्रोसीजर आपको समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट के अंदर। हार्ट के अंदर कौन सा ब्लड आता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही हार्ट के अंदर आता है, हार्ट इसको पंप कर देता है लंग्स में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है बेटा? हार्ट में। हार्ट इसको पंप कर देता है लंग्स में। लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। ये ऑक्सीजनेटेड बन जाता है। लंग्स में जैसे ही ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर से ब्लड कहाँ चला जाता है? हार्ट में जाता है। किसी द थिंग इज, वो पहले हमारे पास जो राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल था, पहले इसमें जाता है, एक आधे पार्ट में जाता है, वहां से फिर लंग्स में चला जाता है। लंग्स में जाने के बाद ये वहां से ऑक्सीजन लेता है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स अगेन टू द हार्ट, फिर से हार्ट में आ जाता है। हार्ट में आने के बाद ये फिर से पंप होता है। पंप होने के बाद ये पूरी बॉडी में चला जाता है। तो बॉडी में कौन सा ब्लड जाता है? ऑक्सीजनेटेड।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके रेस्पिरेशन का प्रोसेस कराता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस कराता है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फिर से ब्लड क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। सी तो हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, वो उसको डीऑक्सीजनेटेड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर जाता है, हार्ट उसको पंप कर देता है लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के आता है, वो फिर से हमारे पास हार्ट में आता है, हार्ट उसको पंप कर देता है, वो बॉडी में चला जाता है। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ये कहाँ पे हो रहा है, बॉडी में हो रहा है। ठीक है, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करने का काम है। ठीक, फुल फ्लेज कंडीशन समझते हैं, फुल फ्लेज कंडीशन क्या है, ये तक थोड़ा सा आपको वे बता दिया मैंने। ठीक है, जिनको नोट करना है वो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सी होता कैसा है प्रोसेस, सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे अंदर है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे अंदर है वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीन कैरी करता है। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा या मेन वीन भी कहते हैं ऐसे, मेन वीन ब्लड को लेके आती है। ठीक है, अब सुनिए, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर, 4 चैम्बर्स आर देयर। सी बीच में जो ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं सेप्टम, हार्ट को ना आधे पार्ट में यहां से बांट दिया गया है, ये बीच में से हार्ट को ऐसे बांट दिया गया है। ठीक है, चलिए, हार्ट के 4 पार्ट है, ऐसे मैं इसको और 2 पार्ट में बांट दे रहा हूं। ठीक है, सो दिस इज राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हार्ट के कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। ठीक है, राइट ऑट्रियम में पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो सुपीरियर वेना कावा लेके आता है, वो सुपीरियर वेना कावा जैसी ब्लड राइट ऑट्रियम में लेके आता है, तो हार्ट का काम होता है पंप करना। जैसे वो पंप होता है, पंप होने के बाद जो अपर पार्ट है, जो अपर पार्ट है राइट ऑट्रियम का, वो पंप होगा। राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल दोनों साथ, सॉरी राइट ऑट्रियम, लेफ्ट ऑट्रियम दोनों साथ में पंप होते हैं। तो वो जो पंप होंगे, पंप होने के बाद पूरा का पूरा ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल में पूरा का पूरा ब्लड चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड किसके थ्रू जाएगा, दैट गोज थ्रू ट्राइकप्सिड वाल्व। किसके थ्रू जाएगा बेटा, वो ट्राइकप्सिड वाल्व के थ्रू वो यहाँ चला जाएगा। जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल पंप होगा, पंप होने के बाद ये सारा का सारा ब्लड लंग्स में चला जाएगा। ये पूरा का पूरा ब्लड किसके किसके थ्रू जाएगा बेटा, लंग्स में चला जाएगा। अच्छा, लंग्स में फिलहाल हम कौन सा ब्लड भेज रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज रहे हैं, बट हार्ट के अंदर ना ये नाम उल्टा हो जाता है। सी इन बॉडी, पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है उसको हम वीन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो आया ना अभी, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, वीन ब्लड को लेके आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, दैट्स व्हाई हम बोल रहे हैं। पंप होता है राइट ऑट्रियम, वो नीचे आ जाता है, राइट ऑट्रियम जैसे राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल जैसे ही पंप होता है वो चला जाता है लंग्स में। ठीक है, लंग्स में ले जाने के लिए यहाँ पे नाम उल्टा कर दीजिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वीन कैरी करता है, बट यहाँ पे नाम उल्टा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन कैरी करेगा, आर्टरी कैरी करेगा। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरी बाय आर्टरी, दैट आर्टरी इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी। सो पल्मोनरी आर्टरी उस ब्लड को कैरी करता है, कैरी करने के बाद लंग्स में भेज देता है। लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हम एटमॉस्फेयर में दे देते हैं, ओ सॉरी लंग्स को दे देते हैं, लंग्स उसको छोड़ देता है नाक के थ्रू से, तो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दैट्स व्हाई मैंने एटमॉस्फेयर निकल गया मेरे मुंह से। सो वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन हमने इनहेल किया था, उस इनहेल्ड ऑक्सीजन को जो हमारे पास है लंग्स में, लंग्स क्या करता है उसके अंदर डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, लंग्स को मैंने भी पूरा पढ़ाया हुआ है आपको। ठीक है, चलिए, तो वो लंग्स उसको क्या करता है, ब्रीथ करके जो भी ऑक्सीजन लाता है वो ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। यहाँ पे लंग्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, सॉरी ऑक्सीजन गैस हम दे देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम ले लेते, सॉरी ऑक्सीजन गैस हम ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम रिलीज करते हैं। थोड़ा सा उल्टा हो गया, गलत बोल दिया मैंने। सो वहां पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस को ले लेते हैं जो भी हमने इनहेल किया है, और जो एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल करते टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकाल देते हैं। जो भी ऑक्सीजन गैस जो डिसॉल्व हो गया है ब्लड के अंदर, ठीक है, वो लंग से कहाँ चला आता है बेटा, लेफ्ट ऑट्रियम में। कहाँ पे चला आता है, लेफ्ट ऑट्रियम में। और किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वीन के थ्रू। देखिए सोचिए, अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया है, तब भी किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वीन के थ्रू। तो हार्ट के अंदर ये नाम उल्टा हो जाता है। सो पल्मोनरी वीन के थ्रू आ जाता है, कहाँ आता है, लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम फिर से पंप होगा, जैसे ही पंप होगा तो पूरा का पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। अब यहाँ पे कौन सा वॉल्व है, यहाँ पे मिट्रल वॉल्व है। कौन सा वॉल्व नाम है इसका बेटा, मिट्रल वॉल्व। एक तरफ ट्राइकप्सिड, एक तरफ मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व के थ्रू ये आ जाता है। ठीक है, यहाँ से फिर ये अगेन पंप होगा, तो यहाँ पे ये एरोटा के थ्रू, जिसको हम मेन आर्टरी भी कहते हैं, एरोटा के थ्रू ये ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सो द थिंग इज, सबसे पहले ब्लड
सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑट्रियम में आता है, राइट ऑट्रियम पंप होता है ट्राइकप्सिड वाल्व के थ्रू, वो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। राइट वेंट्रिकल जैसे ही पंप होता है तो पल्मोनरी वीन उसको लंग्स में लेके जाती है, लंग्स में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देते हैं, ऑक्सीजन गैस हम ले लेते हैं, ठीक है। फिर वहां से ब्लड चल के लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट ऑट्रियम में आ जाता है, लेफ्ट ऑट्रियम में वो पल्मोनरी वीन के थ्रू आता है, पल्मोनरी वीन के थ्रू वो जैसे ही आता है उसको पंप होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पंप होता है ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करने लग जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसी चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, मैं बता दे रहा हूँ। ये राइट ऑट्रियम है, राइट ऑट्रियम में ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी ऑर्गन से, बेटा किसके थ्रू आ रहा है, मेन वीन के थ्रू आ रहा है या वेना कावा जिसको हम कहते हैं। कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो अभी थ्योरी मैंने आपको बताई, ठीक है। चलिए ये ब्लड राइट ऑट्रियम में आता है, राइट ऑट्रियम पंप होता है तो राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड पंप होता है तो ब्लड यहाँ से चला जाता है लंग्स के अंदर, ठीक है। लंग्स से ब्लड चला जाता है पल्मोनरी वीन में, पल्मोनरी वीन के थ्रू कहाँ चला जाता है, लेफ्ट ऑट्रियम में चला जाता है, लेफ्ट ऑट्रियम से जैसे ही पंप होगा तो यहाँ लंग से आया तो ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑब्वियस है, पल्मोनरी वीन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही पंप होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होने के बाद मेन एरोटा के थ्रू वो बॉडी ऑर्गन्स में पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल में कहानी समझ में आ गई होगी। हार्ट बीट क्या होता है, ठीक है। द वन कंप्लीट, बेटा एक सेकेंड मैं कलर बदल दूं उसका, वन कंप्लीट कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट कैसे करता है, जो भी हमारे पास हार्ट के सिस्टम है, जो लंग्स है, सॉरी हार्ट के जो भी चैम्बर्स हैं, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन मतलब ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में भेजने के लिए, ब्लड को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में भेजने के लिए, देख लीजिए मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, राइट ऑट्रियम से राइट वेंट्रिकल में भेजने के लिए या लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में भेजने के लिए ऑट्रियम को क्या करना पड़ेगा, पंप होना पड़ेगा। पंप होना पड़ेगा मतलब यहाँ से सिकुड़ना पड़ेगा ऊपर से, मतलब जो अगर इतना बड़ा साइज है तो उसको छोटा होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा, तो जो भी ब्लड है वो वॉल्व्स के थ्रू नीचे आ जाएगा। मान लीजिए इसमें थोड़ा सा ब्लड है, इस एरिया में थोड़ा सा ब्लड है, पंप हुआ पूरा का पूरा ब्लड निचोड़ के आपके पास वेंट्रिकल्स में आ जाएगा। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ जाना, फिर फूलेगा तो ब्लड अंदर ले लेगा। तो वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, पहला एक सिकुड़ जाना और फिर से एक्सपेंड हो जाना मतलब रिलैक्स हो जाना। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन, एक बार पूरी तरह से सिकुड़ जाना फिर एक बार पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाना, दैट इज कॉल्ड वन हार्ट बीट, ठीक। चलिए सो व्हाट इज अ हार्ट बीट, वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड वन कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। व्हाट इज अ पल्स, पल्स क्या होता है, the expansion of any artery each time the blood flows into it is called pulse। जो हम यहाँ पे चेक करते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर आता है, यहाँ पे चेक करता है, यहाँ पे चेक करता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं पल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पल्स, जब भी हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है ना, जब भी हार्ट से ब्लड बाहर निकलता है उस टाइम पे उसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरी, आर्टरी का एक्सपेंड करना, ठीक है। आर्टरी कब एक्सपेंड करेगी, देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूं, ब्लड, एक मिनट, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ब्लड, ये देखिए ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से निकल के ब्लड ऐसे करके देखिए यहां से ऐसे निकल रहा है रेड वाले में, एरोटा में पहुंच जाता है। एरोटा क्या है, आर्टरीज को एरोटा यहाँ पे नाम दे दिया गया है, आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज में ब्लड का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब अचानक से जैसे ही वो पंप हुआ ढेर सारा ब्लड आर्टरीज में पहुंच गया, आर्टरी में ब्लड की क्वांटिटी बढ़ गई, तो आर्टरीज जो पहले पिचकी हुई थी अब वो क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी फूल जाएंगी। क्यों फूलेंगी, क्योंकि वहां पे ब्लड आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ब्लड आया है ना। सो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एक्सपेंशन ऑफ द आर्टरीज, आर्टरीज का एक्सपेंशन होना। आर्टरीज का एक्सपेंशन कब होगा, जब हमारे पास पल्स, सॉरी आर्टरीज का एक्सपेंशन कब होगा, जब हार्ट में से ब्लड निकलेगा, और जब भी हार्ट में से ब्लड निकलता है और जब आर्टरीज का एक्सपेंशन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। व्हाट इज द पल्स रेट, द पल्स रेट ऑफ एन अडल्ट पर्सन, एक अडल्ट पर्सन का जो भी पल्स रेट होता है वो 72 से 70 टू 72 टाइम पर मिनट होता है, एक मिनट में 70 से 72 बार ये काम होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ब्लड प्रेशर, ब्लड जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल्स पे, सी ब्लड जो है वो फोर्स के साथ निकल रहा है बाहर, ठीक है, हार्ट में से निकला और वेसल्स में आ गया, तो जिस भी प्रेशर के साथ ब्लड आ रहा है दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर, वेट, दैट प्रेशर इज नोन एज ब्लड प्रेशर, ठीक। चलिए देखो लिखा हुआ है,
द प्रेशर एट विच द ब्लड इज पंप अराउंड द बॉडी ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, इसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। द मैक्सिमम प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, कब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर, अभी आपने देखा हार्ट में से जैसे ही ब्लड निकलेगा, हार्ट में से जैसे ही ब्लड बाहर निकलेगा बॉडी में, तो ब्लड की क्वांटिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाएगी, मतलब आर्टरीज के अंदर ब्लड का क्वांट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन होगा मतलब ब्लड का प्रेशर तेज है ना, तो हो गया। द मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट बाय द ब्लड, जब ब्लड हार्ट को लीव करता है, द मैक्सिमम प्रेशर एट विच द ब्लड लीव द हार्ट इज कॉल्ड द मेन आर्टरी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फेज इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर, हार्ट से जब भी ब्लड बाहर निकलता है उस टाइम पे जो भी प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। हार्ट से जब भी ब्लड बाहर निकलता है, हार्ट से ब्लड बाहर कब निकलेगा, जब आर्टरी या वीन्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अभी देखो ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अरे आर्टरी या वीन्स पिचक गई, पिचकने पर ही तो ब्लड बाहर आएगा। जैसे आर्टरी या वीन्स पिचकी तो ब्लड बाहर आ गया, हार्ट पिचक गया, ब्लड बाहर आ गया। तो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर्टरीज के अंदर ब्लड बढ़ जाएगा, एट दैट टाइम जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम सिस्टोल प्रेशर कहते हैं, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं बेटा, सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मिनिमम प्रेशर, सी ऑब्वियस है, एक जैसे ही 1 सेकेंड में आपका यहाँ प्रेशर बढ़ता है, जैसे ही ब्लड ऐसे देखिए धक धक होता है ना यहाँ पे, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, जैसे ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है तो आर्टरी फूल रही है, लेकिन अगली सेकेंड देखो वो बैठ भी जाती है। क्यों बैठती है, क्योंकि भाई हार्ट खाली हुआ है, तो हार्ट में ब्लड फिल भी तो करना है ना। एक जगह से अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है तो कहीं ना कहीं से तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर पहुंचेगा, सी। सो इसीलिए वो जो एक बार ऐसे उठता है ना, उठने के बाद तुरंत बैठ जाता है। क्यों बैठ जाता है, जैसे ही एक्सपेंशन होगा उसका तो कहीं ना कहीं से बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो वही बोला जा रहा है, द मिनिमम प्रेशर ऑफ द आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज, मतलब हार्ट जैसे पिचकेगा, पिचकने के बाद हार्ट फिर से भराता है धीरे धीरे, तो दैट इज द टाइम ऑफ इट्स रिलैक्सेशन, वो उसके रिलैक्सेशन का टाइम है। जब हार्ट में ब्लड भराता है वो रिलैक्सेशन टाइम है। मतलब द मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। ऐसे प्रेशर को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर का वैल्यू कितना होता है, सी सिस्टोल में ब्लड प्रेशर का वैल्यू होता है 20 mmHg। व्हाट डज इट मीन, mmHg इज मिलीमीटर पर मर्क्यूरी। एक हमारे पास डिवाइस होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है स्फिग्नोमैनोमीटर, ठीक है। चलिए, स्फिग्नोमैनोमीटर एक डिवाइस है जो कि ब्लड प्रेशर को नापता है। उसमें जो प्रेशर नापने के लिए हमको दिया रहता है ना, वहाँ पे मर्क्यूरी होता है और वो मर्क्यूरी मिलीमीटर्स में ऊपर बढ़ता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड mmHg, मतलब मिलीमीटर मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का साइन है केमिस्ट्री में, मर्क्यूरी का Hg से लिखते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल होता है, ठीक है। सो सिस्टोलिक प्रेशर, व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर, जब ब्लड बाहर निकलता है, जब ब्लड हार्ट से बाहर निकलेगा तो ब्लड वेसल्स का प्रेशर ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इट इज 120, ठीक है। देन देयर इज अ डायस्टोलिक प्रेशर, द डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mmHg। व्हाट डज इट मीन 80 mmHg, क्योंकि डायस्टोलिक मींस हार्ट रिलैक्सिंग में है, सारा का सारा ब्लड हार्ट के अंदर जा रहा है, जैसे इस हार्ट के अंदर ब्लड जाएगा सो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा वेसल्स का, सो दैट इज 80 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर मर्क्यूरी। इट इज एक्चुअली रिटन एज 120/80। दिस इज सिस्टोलिक एंड दिस इज डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम ब्लड प्रेशर नापते हैं। वो देखते हैं ना, डॉक्टर साहब के पास जाओ, वो पट्टा बांधते हैं और ऐसे करके उनके पास एक पाउच जैसा रहता है कुछ, मुझे नाम पता नहीं है क्या कहते हैं उसको, और उसको पंप करते रहता है। जैसे वो उसको पंप करते हैं तो वो जो, या तो आजकल तो मशीन वाला आ गया है वो दिखा देता है प्रेशर, या तो फिर वो मर्क्यूरी ऐसे ऊपर की तरफ जाता रहता है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज हमने यहाँ पे सर्कुलेशन इन ह्यूमंस ये हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट, व्हाट इज एक्सक्रीशन, उसके साथ ही हम चैप्टर एंड कर देंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे हमारी वीडियो को आगे ऐसे बढ़ाते रहें और भी ज्यादा पढ़ते रहें। अभी हम आगे चल के इनके क्वेश्चन आंसर भी लेके आएंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस।